आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। लोकसभा चुनाव 2024 का डंका जल्द ही बजने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से देश की सरकार तय होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2024 की लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हर एक सीट का अलग ही महत्व है। संभल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव काफी दिलचस्प होता है। यहाँ पर यादव समुदाय का विशेषकर वर्चस्व है। संभल में समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद हैं। संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा कायम है, लेकिन ये क्षेत्र ग्रामीण स्तर पर काफी पिछड़ा हुआ है। संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश यादव एक उभरता हुआ चेहरा है, जो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नरेश यादव का नेतृत्व समृद्धि और सामाजिक न्याय के माध्यम से जनता के उत्थान की दिशा में है। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और भगवान गीता के तत्वों में विश्वास रखते हैं, जो उनके राजनीतिक सोच को मजबूती प्रदान करता है। अपनी लोकसभा में गरीब मजदूरों के लिए नरेश यादव नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझा है और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। संभल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले नरेश यादव ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। प्रिय मीडिया साथीगण, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सब मिलकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकें, और वह विषय हमारे संभल संसदीय क्षेत्र के विकास की ओर आपको मैं ले जाता हूँ। संभल जिला यहाँ की जनता का सर्वोत्तम विकास हमारी प्राथमिकता है। यह सच है कि हमारे संभल संसदीय क्षेत्र में विकास के मामले में बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जब से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने संभल को अपना नाम दिया है, तब से यहाँ के गांवों की सड़कें, गांवों का विकास और जो भी बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो सिंचाई के पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, ड्रेनेज की बात हो, इन किसी मामले में बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग हैं। मुख्य सड़कों से यहाँ की सड़कों का जुड़ाव ठीक से नहीं हो पाया है, और गंदगी फैली हुई है नगर निगम आसपास के इलाकों में। जो लोग उसको चला रहे हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि संभल संसदीय क्षेत्र में एक अच्छा नया भव्य अस्पताल का निर्माण कराया जाए। अस्पताल है लेकिन पुराना है, उसका सही से संचालन अभी नहीं हो, जनता के अनुरूप हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कृषि और उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को सामान नहीं किया गया है। हम जो इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, कृषि किसानों के लिए, कृषि मंडियों के विकास के लिए, और यहाँ की जो नालियाँ हैं उनमें पानी के लिए, सिंचाई के लिए, किसानों के लिए एक पूरी लोकसभा में एक अच्छी योजनाएं लाकर उनको डेवलप कराया जाएगा। लोकसभा संभल की जनसंख्या के अनुसार आज बढ़ती हुई आवश्यकताओं में यहाँ
दिल्ली एनसीआर के पास ये जो क्षेत्र है संभल, और अभी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो गंगा हाईवे का निर्माण किया जा रहा है वो संभल से बीचों बीच गुजरता है। इसमें विकास के नए आयाम खुलेंगे। यहाँ पर एक औद्योगिक कॉरिडोर और अच्छे लेवल पर औद्योगिक इंडस्ट्रियों को स्थापित कराया जाएगा। शिक्षा के लिए क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुसार जहां जहां जितनी विधानसभा हैं, डिग्री कॉलेज यहां पर खुलवाए जाएंगे। और इस क्षेत्र में मैंने देखा है खेल में बहुत बच्चे रुचि लेते हैं और उसका भारत सरकार, राज्य सरकार में कोटा भी है। यहाँ स्टेडियम की आवश्यकता है। आज तक भी समाजवादी के एमपी एमएलए ने किसी स्टेडियम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ सिर्फ यहाँ की जो माननीय संसद जी हैं कट्टरता की बात करते हैं और कट्टरता फैलाते हैं। आज तक उन्होंने खेलों को लेकर यहाँ कोई रुचि नहीं दिखाई है। ये सब यहाँ के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, क्षेत्रवासी हैं, इस बात को सब जानते हैं भली भांति। आज कट्टरता की जरूरत नहीं है इस देश में। आज विकास की जरूरत है। जो विकास पूर्व माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी द्वारा प्रदेश और देश में दिया गया है, आजादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आखिरी आदमी के तक इन योजनाओं को पहुंचाया है। आधी आबादी हमारी बहनों की है, महिलाओं की है। भारत के इतने सूबचिंतक हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिला आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है देश की का। पहले भी सरकारें नहीं है, लेकिन कभी किसी ने बहुत कम लेवल पर टिकट दी है और माननीय मोदी जी अब उसमें पूरा संपूर्ण आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। जल्दी ही समय आएगा, वो लागू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की और हमारी बहनों का बहुत बड़ा एक सम्मान है। हम ग्राउंड स्तर पर विश्वकर्मा योजनाओं को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है। हमारे संभल संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयासरत हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योजनाएं सभी लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएं और इन योजनाओं को संभल संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर घर तक पहुंचाया जाएगा। मेरा ये पूर्ण प्रयास रहेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के पारंपरिक और कारीगरों और दस्तकारों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, हलवाई और सभी छोटे छोटे जो हाथ के दस्तकार हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का इसमें लोन दिया जाएगा। विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंटों में जाएगी। आवेदकों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए और यहाँ के सभी मजदूर, कुशल कारीगर, बुनकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही लोगों को लाभ पहुंचाएगी और इसके साथ जुड़ने से आपकी आजीविका और आपको रोजगार मिलेगा और आपका व्यापार डेवलप होगा। इसके साथ ही हमें उन्नत होने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम संभल संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनके विकास के लिए संभावनाओं का सामर्थ्य प्रदान कर सकें। हमें सभी विकास कार्यों का पूर्णांक करने और निश्चित करने की आवश्यकता है। हमारे संभल संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये लाभ मिले। मैं व्यक्तिगत रूप से इस गतिविधि का मॉनिटरिंग करूंगा और संभल संसदीय क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जनता के साथ, अपने क्षेत्र के साथ हमेशा प्रयासरत रहूंगा। हमारी सरकार का मौलिक उद्देश्य है हम सभी नागरिकों को एक गरीबी मुक्त और स्वच्छ भारत की ओर ले जाएं। इसके लिए हम आपके समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है ताकि इस योजनाओं को सफल बनाने और संभल क्षेत्र के लोगों को उनके सपनों को साकार करने के लिए, किसानों के, स्टूडेंटों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए मदद पहुंचा सकें। मैं इन सब बातों के साथ आप सबको, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूं और अपने इस प्रयास में मैं दिन रात कार्य कर रहा हूं। पूरी लोकसभा में लगा हुआ हूं। जनसंपर्क अभियान
माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका मॉनिटरिंग घर घर तक उनको पहुंचाने के लिए। अब जल की बात करें, आप पीने लायक जल नहीं है पूरे संभल में, और ये डार्क जोन की स्थिति में था। आज वहां हर घर तक नल और पहुंचाया जा रहा है और पहुंच चुका है, और पानी की आपकी जो समस्या सदियों से थी, वो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास होते हैं, आपकी पीने के पानी की वो खत्म हो गई है। एक ये बहुत बड़ा अभियान है देश का। दुनिया में आज तक इतने कनेक्शन इतने लोगों तक किसी सरकार ने पानी नहीं पहुंचाया जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहुंचाया गया है। स्वच्छ जीवन स्वच्छ जल के साथ ही संभव हो सकता है, जो हमारी सरकार ने कर दिखाया है। सर, आपने विकास के मुद्दों की बात की, तो संभल क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके हैं उन तक अभी जो वर्तमान के जो सांसद महोदय हैं उन तक विकास का कोई वो पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, क्या कहना चाहिए? जो अभी समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद महोदय हैं, वो विकास पुरुष नहीं है, वो कट्टरपंथी पुरुष हैं। वो कट्टरता की बात करते हैं। वो पार्लियामेंट में आपने देखी होगी, संभल लोकसभा क्षेत्र को लेकर आज तक आपने कोई डिबेट उनकी सुनी हो, पार्लियामेंट में उनके आपको देखा हो, सिर्फ वो कट्टरता की बात करते हैं, क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हैं, विकास की नहीं बात करते, युवाओं की नहीं बात करते, रोजगार की नहीं बात करते। वो जिस लोकसभा से वो आते हैं, जहां वो रहते हैं, वह उनके आप हालत देखिए जाके, उनके प्रयासों के आपने कहीं कुछ कार्य देखा हो, आप जाके देख सकते हैं संसद में, संसदीय क्षेत्र में। तो वो कोई काम नहीं करते, कट्टरता की बात करते हैं, द्वेष भाव फैलाते हैं, और ये हम फैलाने नहीं देंगे। इसका हम जो कट्टरता का विरोध करते हैं, और ये देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं का देश है, और ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। संभल लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। आज हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है और अस्पताल बनाने की आवश्यकता है, और जो अभी अस्पताल है उसमें कुछ चीजें हैं वो डेवलप की जाएंगी, हम उसके कराएंगे भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। माननीय संसद जी का उसमें कोई सहयोग नहीं है, ना उन्होंने कुछ कराया है आज तक। वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूल कॉलेज हैं वो किस तरह के हैं, और युवाओं के लिए क्या सांसद जी? देखिए, कोई भी लोकसभा होती है, कोई विधानसभा होती है, जब तक वहाँ के विधायक सांसद प्रयासरत नहीं होते तो सरकार द्वारा योजनाएं संभव नहीं होती हैं। जो भी कार्य वहाँ कराए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा कराए गए हैं। संसद और जो विधायक हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है क्षेत्र में। शिक्षा का कोई वहाँ पे अच्छी कॉलेज नहीं है, वहाँ पे कोई संभल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे बड़े लेवल की जिससे एक पहचान बन सके शिक्षा की, वहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा पिछड़ा। ये जो लोकसभा है संभल, ये समाजवादियों ने इसको इतना पिछाड़ दिया है। आप ये सबसे पिछड़ी है उत्तर प्रदेश की लोकसभा, सोनभद्र की लोकसभा में, और इसमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा। आज बहुत ही पिछड़ी है। लोग बहुत अच्छे हैं, मतदाता बहुत अच्छे हैं, हर बार चुनते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ कट्टरता की बात होती रहती है और 5 साल निकल जाते हैं। इस कट्टरता को आने वाले 2024 में हम खत्म कर देंगे, और सिर्फ विकास की बात होगी। कट्टरता की बात करने वाले लोग इस लोकसभा से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इस लोकसभा चुनाव में आते हैं जो है चुनाव लड़ने के लिए, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम यहाँ के विकास पर, यहाँ की जनता भली भांति जानती है, यहाँ एक औद्योगिक विकास की बहुत सख्त जरूरत है, रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है, यहाँ पे किसानों के पानी की नलकूप की बहुत सख्त जरूरत है, यहाँ पे शिक्षा की बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो ये एनसीआर का क्षेत्र होने की वजह से जो अब गंगा हाईवे के आसपास कनेक्ट हो गया है, तो हम इस लोकसभा को पूरी बदल के रख देंगे, और इस लोकसभा में एक नई लोकसभा की ये पहचान बना देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें हम नए इसमें इंस्टीट्यूशन बनवाएंगे, और मुझे विश्वास है जल्दी ही वो बनेंगे 24 के बाद। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए और युवाओं के लिए क्या विजन है आपका? युवाओं के लिए अभी मैंने बात की, औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहाँ पे बड़े अच्छे हाईवे वहां से निकले हैं। गंगा हाईवे आपने देखा होगा, यहाँ से लेकर बलिया, मेरठ से लेकर बलिया तक वो हाईवे है, उस पर वहाँ 2 कनेक्शन हैं, इंटर एक्सचेंज है संभल में लोकसभा में। ये भी हमारी भारत सरकार की देन है, उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। उससे पहले कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था वहाँ जहाँ से संभल को कनेक्ट किया जा सकता हो। पहले भी संसद थे हमेशा से, पहली संसद से लेकर आज भी समाजवादी की संसद है। मौका मिलता है तो काम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम वहाँ पे युवाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, और क्षेत्र को जो सड़कें हैं उनकी बहुत हालत खराब है, ग्रामीण सड़कें हैं, उनको ठीक कराने के लिए काम करेंगे, और उसको एक पहचान, नई पहचान देंगे, और ये सब विकास में सबसे आगे लोकसभा होगी,
मुझे ये विश्वास है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी संभल विकास की राह देख रहा है, जहां इस तरह से देश में विकास के कार्य चल रहे हैं? बिल्कुल, आपके द्वारा मॉनिटरिंग के द्वारा, ग्रेडिंग के द्वारा संभल लोकसभा बहुत पिछड़ी लोकसभा है वहां पर। तो इसको हम पिछड़ापन को दूर करेंगे लोकसभा के को, हमारी सरकार का ये अभियान है। और बहुत कुछ ठीक भी हुआ सरकार, जब से हमारी सरकार है 2017 से उत्तर प्रदेश में, तब से काफी कुछ चीजें ठीक हुई हैं वहां। ये लोग मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की कितनी बड़ी, वहां एक क्राइम का सेंटर होता था, ये जितना बड़ा समाजवादी का मतलब क्राइम सेंटर, तो क्राइम सेंटर बन गया था संभल। वहां पे मंदिरों पे कब्जे किए जा चुके हैं वहां। तो हम ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक करेंगे, मंदिरों को ठीक किया जाएगा, कब्जे भी हटाए जाएंगे, और इसमें एक विकास की लोकसभा का, इसका संभल लोकसभा की विकास की लोकसभा आप देखेंगे। अपने क्षेत्र की लोकसभा की जनता से क्या कहेंगे सर? मैं जनता से अपील करूंगा, अपने लोकसभा की जनता से, आप विकास के साथ चलें, कट्टरता को भूल जाएं, अपने आने वाले भविष्य के साथ चलें, या नई डेवलपमेंट के साथ चलें। जो हम डेवलपमेंट आज देश में दे रहे हैं, हमारी सरकारें दे रही हैं, उसके साथ जुड़ें और भाजपा के साथ, भाजपा को वोट करें। आपको उसका आने वाले समय में बदलाव दिखाई देगा। सर, भगवान श्री कृष्ण से लोगों की बड़ी आस्था है, और जन्मभूमि के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए हैं कि वहाँ पर जो अनथराइज बनाया गया है मस्जिद वगैरह, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के सबसे बड़े कलाओं के अवतार है, और मेरे कुल के हैं, तो मेरी और मेरे कुल वासियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम, क्योंकि उनकी रक्षा की जाए। भगवान जो है वो बाल रूप में है, मथुरा में उनका जन्म हुआ है, उनकी जन्मस्थली है, तो वहाँ पर शाही ईदगाह के द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है जब उन्हें मौका मिला, तो वो बिल्कुल ही नाजायज़ है। तो हमने पटिशन है हमारा मथुरा न्यायालय में, उसको हटाने के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय, उसके पास ज़मीन के राइट नहीं थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी या कुछ लोगों ने मिलकर वो एक समझौता कर लिया 1946 में। वो बिल्कुल गलत है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कैसे समझौता कर सकता, उस लैंड का मालिक नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है, तो हमने उसी को लेकर माननीय हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है। कुछ लोग उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं उसमें एफिडेविट दिया है, हम उसमें पार्टी बन गए हैं। और मुझे उम्मीद है, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, आज बन चुका है, अब जल्दी ही दर्शनों के लिए, देशवासियों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए खुल जाएगा। कितने दिन से भगवान को कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से ताले में रखा गया, क्या देश माफ कर देगा ऐसे लोगों को? वही सेम सिचुएशन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालय का एक आदेश आया, उन्हें अलग से जमीन दी गई, तो उसी न्यायालय के आदेश पर हम ये चाहते हैं, ये पटिशन है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, अन्य कहीं भी कुछ दिया जाए। इनका बिल्कुल जो कब्जा है वो इनलीगल है। न्यायालय की तरफ से अभी क्या कुछ कहा गया है इस मामले में? अभी न्यायालय की तरफ से कोई इसमें ऑर्डर नहीं आया है, तो विचाराधीन है मामला, लेकिन जल्दी ही इसमें एक बेंच बना के इलाहाबाद माननीय प्रयागराज में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें सुनवाई की जा रही है। काफ़ी दिन से हड़ताल सी अभी हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए पेंडिंग है ये मामला। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे ये बड़ी जो ज़मीन है, लगभग 14 एकड़ के आसपास ज़मीन हमारी जो है, ये यहाँ से खाली कराई जाएगी, न्यायालय के द्वारा कराई जाएगी। पहले न्यायालय के ऐसे आदेश आ चुके हैं, किसी का उस ज़मीन पे कोई लीगल राइट ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण के सिवा। जल्दी उसको हटवा कर और यहाँ भव्य भगवान श्री कृष्ण जी का एक मंदिर बनाया जाएगा, आप सबको देखने के लिए मिलेगा। पूरी दुनिया की, देश नहीं पूरी दुनिया की आस्था भगवान श्री कृष्ण जी के साथ है। तो मैं अपने कट्टरपंथी भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, उसमें काफी समझदार लोग हैं, कि स्वयं ही वो उसको कहीं छोड़ दें। अन्य जहां भी उसके आसपास वो जमीन में अपनी ईदगाह बनाना चाहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना सकते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश भी आया है, उसके लिए हम उन्हें जमीन उपलब्ध करा देंगे। ये उनसे अपील भी मैं करना चाहता हूं, और भगवान जी की जमीन को, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली को वो खाली कर दें, मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है 30 करोड़ यदुवंशी इस भारतवर्ष में निवास करते हैं, उनकी आस्था और पूरे देश की आस्था, सभी हिंदू धर्म की आस्था भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म से जुड़ी हुई है, जन्मस्थली से जुड़ी हुई है। जैसे ही भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयारी है,
अब मथुरा और काशी की बारी है। जल्दी ही मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर आपको दिखाई देंगे। माननीय न्यायालय के द्वारा सारे सर्वे किए जाते हैं, पुरातत्व द्वारा सब किया गया है और ये सिद्ध हो चुका है कि ये सब इनलीगल कब्जे हैं। ये हमारे भगवानों की भूमि है, जन्मस्थली है और इसको हम किसी भी कीमत पर कब्जा लेंगे, खाली कराएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। मेरी यही सब अपने लोगों से निवेदन है, अपील है कि आप इसमें देशवासी सहयोग करें। आपका एक क्षण का सहयोग इस भगवान श्री कृष्ण जी के नाम पर हमेशा याद किया जाएगा। आपको संभल लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से बातचीत कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1।